अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंटरनेशनल अफेयर्स में खुश आमदीद। जीअं त बोर्ड जी सूरत हाल ऐं उन खां पोइ उन जा असर ऐं उन खां पोइ उन खां पैदा थींदड़ सूरत हाल पाकिस्तान खे हिकु नए माशी चैलेंज में विझी छॾियो आहे। ऐं हिन सॼी सूरत हाल खां पोइ जेका ॻाल्हि वाज़े थी आहे उहा इहा आहे त पाकिस्तान वाकई में कंहिं वॾे क्लाइमेट चेंज जे असरनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। ऐं उन खां पोइ उन सां गॾु क्लाइमेट चेंज जे असरनि खे मुंहुं ॾियण सां गॾोगॾु पाकिस्तान जी गवर्नमेंट तरफ़ां जेके बंदि इंतिज़ामी ऐं उन खां पोइ जेके सूरत हाल खे सही तरीक़े सां सही ट्रैक ते न आणणु, इहे वॾियूं हिकिड़ियूं अहिड़ियूं अहम ॻाल्हियूं आहिनि जंहिं ते हिन असां प्रोग्राम में वरी हिकु ॿीहर डिस्कस कंदासीं। ऐं हिन सॼी सूरत हाल में असां सां डिस्कस करण लाइ असांखे जॉइन कयो आहे हसन अब्बास। हसन अब्बास वाटर रिसोर्सिस एक्सपर्ट आहिनि, वेल नोन वाटर रिसोर्सिस एक्सपर्ट। ऐं उन खां अलावा असांखे जॉइन कयो आहे मरियम अख्तर। शी इज़ क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स एंड शी हैज़ बीन वॉलंटियरिंग इन UN Sustainable Development Goals Summits for long, and she's also master's student. Thank you so much, Dr. Hassan Abbas and Mariam Akhtar. हसन अब्बास साहब, पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज वो है कि क्लाइमेट चेंज की जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उस पानी को भी स्टोर करना लाजमी है। तो एज अ वाटर रिसोर्सेज एक्सपर्ट व्हाट यू सजेस्ट? जी, मेरा नहीं ख्याल कि डैम्स के होने से किसी किस्म का भी कोई फ़र्क पड़ता। हमारे जो लार्ज डैम्स हैं वो तो अभी अगर हम इस पर्टिकुलर फ्लड की बात करें तो इसमें तो हमारे लार्ज डैम जो फ्लड के रास्ते में आए ही नहीं, तो इसलिए वो होते ना होते कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। क्योंकि ये बारिशें तो डायरेक्ट सिंध के ऊपर हुई हैं। अगर आपके गिलगित में 2 नहीं 20 डैम भी खड़े होते तो इन बारिशों ने तो उसमें जाना नहीं था। ये तो डायरेक्ट सिंध के ऊपर हुई हैं बारिशें, या फिर कुछ बारिशें जो हैं वो बलूचिस्तान के रास्ते से सिंध में आई हैं। तो ये डैम्स वाला तो बिल्कुल एक मिथ है। और अगर ये बारिशें ऊपर से भी आती हैं ना जिस वक्त, तो अब ये 2010 के फ्लड थे, ये ऊपर से आए थे, डैम इनको भी नहीं रोक सके। 1992 का फ्लड आया था दरिया झेलम में, दरिया चनाब में, डैम उसको भी नहीं रोक सके थे। 1988 का फ्लड आया था दरिया सतलुज में, उसके ऊपर इंडिया का बहुत बड़ा डैम था, वो उसको नहीं रोक सका था। इंडिया में ज़्यादा तबाही हुई थी, पाकिस्तान में कम हुई थी। तो डैम फ्लड को नहीं रोक सकते। 3 गॉर्जेस डैम है अमेरिका का, वो भी फ्लड नहीं रोक सकता। ये 2021 के इमेजेस हैं, आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, उसमें आप देखें कि जो डैम के बिल्कुल नीचे वाला शहर है वो पानी के बीच में डूबा हुआ है। और उसके बाद में ये जब पिछले साल फ्लडिंग हुई है चाइना में, तो उसके बाद बड़ी मतलब है कि मीडिया में भी ये चीज़ पे बड़ी लेदे हुई कि भाई आपने इतना बड़ा डैम बना दिया, 3 गॉर्जेस, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, तो फिर उनका जवाब बड़ा सिंपल था कि यार ये डैम तो फ्लड को नहीं रोक सकते। और फिर अभी अगर आप डैम बनाने की बात करें, देखिए डैम की एक कैपेसिटी होती है और डैम का एक डिज़ाइन होता है। वो डिज़ाइन बनाया जाता है डेटा की बेस के ऊपर कि किसी जगह के ऊपर कितना पानी आना है, किसी दरिया में कितना पानी चलता है, और उसके हिसाब से आप डैम का साइज़ बनाते हैं कि जी इतना पानी मैं रोक लूँगा, इतने को मैं निकाल दूँगा। और फिर निकालने के लिए एक तो उसके स्पिलवेज होते हैं, या उसकी जो है वो पावर जनरेशन की टनल्स होती हैं, या वाटर सप्लाई की टनल्स होती हैं, या पाइप्स होती हैं, उनके जरिए वो निकालते हैं। तो लेकिन ये जो स्पिलवे है डैम का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर बहुत बड़ा फ्लड आ जाए तो फिर वो स्पिलवे में से निकलेगा, और स्पिलवे का साइज उस हिसाब से बनाया जाता है। अब जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ग्लेशियर मेल्टिंग की बात हो रही है, हमें तो पता ही नहीं कि अगला बड़ा फ्लड जो है कितना बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ पिछले 100 साल का डेटा है। उस 100 साल के डेटे में अगर हम देखें तो जितने हमारे पास बड़े से बड़े फ्लड आए हैं, अगर हम उनके हिसाब से कोई स्पिलवे बना भी देते हैं तो हो सकता है फ्लड उससे भी बड़ा आ जाए। और फिर ये एक काफ़ी लिमेंटिंग है हमारे हाइड्रोलॉजिकल सर्कल्स में कि जी हमारे पास डेटा नहीं होता। और कुछ कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 100 साल का डेटा है। तो भाई अगर आपके पास डेटा नहीं है तो फिर आप बनाते क्यों? आप लोगों की जिंदगियां, लोगों की प्रॉपर्टीज, पूरे शहरों को तबाह करने के लिए आप ये टाइम बॉम्ब क्यों लगा रहे हो जब आपको पता ही नहीं है कि ये कब फटेगा? और फिर एक मैं स्टेप पीछे जाता हूं कि डेटा तो है हमारे पास, डेटा अभी भी है हमारे पास, हमें पता है कि कितना बड़ा यहाँ पे फ्लड आ सकता है, लेकिन उस डेटा को एनालाइज करने वाले हमें कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो बेसिकली ये डैम बनाने वाले उन एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते या उस डेटा को ऑन बोर्ड कंसिडर नहीं करते जो एक्चुअली हमारे पास अवेलेबल है, और वो है जियोलॉजिकल डेटा। अब जियोलॉजिकल डेटा जो है वो तो हमारे पास पिछले 40 मिलियन साल का है,
आप जमीन के बीच में बोर करते हैं, कोर करते हैं, उसमें से जियोलॉजिकल लेयर्स को स्टडी करते हैं। ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स का काम है, और वो आपको बताते हैं कि इधर कितने कितने बड़े फ्लड्स आए हैं। और जो एक अच्छा एक्सपर्ट है वो तो सिंपल, अगर आप उसको ये गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में ले जाएं, वो आपको पहाड़ों को देख के बताएगा कि इधर कितने कितने बड़े फ्लड्स गुजरे हैं। पूरी पूरी माउंटेन्स कटी हुई हैं। आपकी जो कोर ड्रिलिंग होती है, अगर आप मसलन आप सिंध के इलाके में देखना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं जी अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं, ऐसी बारिशें इधर कभी नहीं हुई। इसका भी अगर आप सिंपल किसी भी सिंध में किसी जगह के ऊपर जाके एक 20-30 फुट का बोर लॉग ले लें सॉइल्स का, तो सॉइल्स के बीच में जो लेयर्स हैं वो आपको बता देंगे कि इधर किस किस टाइम पे कितने कितने बड़े फ्लड्स आए हैं। क्योंकि फ्लड अपने साथ मटेरियल डिपॉजिट करता है, और वो मटेरियल डिपॉजिट होता है, हर अगला फ्लड के उसके ऊपर मजीद मटेरियल डिपॉजिट कर देता है। तो ये तो जियोलॉजिकल बुक्स हैं जो आपके पाँव के नीचे पड़ी हैं, लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ उनको निकाल के पढ़ना है। और जब आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी इस जगह के ऊपर डैम्स की गुंजाइश कोई नहीं है, क्योंकि इधर बहुत बड़े बड़े फ्लड्स आते हैं, इधर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब कहते हैं कि जी ऐसी बारिशें पहले कभी नहीं हुई। कोई अगर आपको नहीं याद या आपके पैदा होने के बाद कभी ऐसे बारिशें नहीं हुई, तो ये जगह आपकी उम्र से काफ़ी बड़ी है। आपकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा है, तो 80 साल होगी। ये जो जगह है ये 50 मिलियन साल पुरानी है। तो इधर बहुत कुछ हुआ है और आइंदा भी होगा। हर चीज़ को उठा के क्लाइमेट चेंज पे डाल देना जो है ना, वो थोड़ी सी जो है ना, हमें इसमें सोच समझ के करना पड़ेगा कि इसमें क्लाइमेट चेंज का कितना पार्ट है और हमारी अपनी कितनी कोताही है। आपके जो डेवलपमेंट मॉडल्स बने हैं कॉलोनियल टाइम से लेके अभी तक, वो डेवलपमेंट मॉडल्स आपके ठीक नहीं बने। वो इस रिवर के रिदम को, इसकी हाइड्रोलॉजी को पूरी तरह से समझने के बगैर बनाए गए हैं। और ठीक है, जब ये आज से 170 साल पहले जब ये इरिगेशन सिस्टम शुरू हुआ, और फिर 1932 में जब सखर बैराज बना, और उसके बाद में 1960 और 1950-52 में ये आपका गुद्दू बैराज और कोटरी बैराज वगैरह बने। चले, हमने मान लिया कि उस वक्त तक नॉलेज बेस इतनी अच्छी नहीं थी जियोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए, तो आपने ये चीज़ें बना दी। लेकिन आज तो है आपके पास ये डेटा बेस, आज तो ये सारी टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो जब तक आप मॉडर्न नॉलेज को और मॉडर्न डेटाबेसेस को और मॉडर्न मेथडोलॉजीज को और बेसिकली इन ए नटशेल मॉडर्न नॉलेज बेस को आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे अपनी प्लानिंग में, तो आप फिर गलत प्लानिंग करेंगे और फिर अपने लोगों को डुबोएंगे। आपके लोग बारिश की वजह से नहीं डूबे, आपके लोग सैलाब की वजह से नहीं डूबे, आपके लोग डूबे हैं तो अपने जो आपने गलत डेवलपमेंट मॉडल्स बनाए हुए हैं उनकी वजह से डूबे हैं। जी सर, जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंट मॉडल जो हैं वो मॉडर्न नॉलेज बेस्ड नहीं है, तो आपके ख्याल में क्या कोताहियां हैं उनमें? जिस तरह से आपने कॉलोनियल जो वाटर रिसोर्सेज, मतलब वो मॉडल्स हैं, बैराज, कोटरी बैराज, सखर बैराज, या इवन पूरा जो बैराज सिस्टम बनाया गया, उनमें आपके जी एज मतलब आपके ख्याल में क्या कोताहियां उनमें जो, और क्या उनको जो है वो किस तरह से दोबारा जो है वो रिवाइव करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न नॉलेज बेसिस? देखिए जी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव हो रही हैं ना, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये जो इन्होंने पुराने मॉडल्स बनाए थे, इसमें इन्होंने दो चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। एक तो उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि दरिया का अपना जो नेचुरल रिदम है वो क्या है, और जो डेवलपमेंट मेंटेलिटी थी वो ये थी कि हम दरिया को कॉन्कर कर सकते हैं, हम दरिया को फतह कर सकते हैं, हम दरिया को अपने जो है ना वो कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। इस मेंटेलिटी के साथ ये मॉडल बने कि ये हमने दरिया को कंट्रोल करना है। मॉडर्न नॉलेज आपको क्या कहता है? कहते हैं दरिया को आपने कंट्रोल नहीं करना, ना आप कर सकते हैं, करेंगे तो गलती करेंगे, इसलिए आपने अपने आप को दरिया के इर्द गिर्द एडजस्ट करना है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज की ज़बान में अडेप्टेशन कहते हैं। तो अब मॉडर्न नॉलेज जो है वो अडेप्टेशन का है। अब इन्होंने जब दरियाओं को कैप्चर करना शुरू किया, कॉन्कर करना शुरू किया सो कॉल्ड, तो इन्होंने कहा यार ये गौर आ गई है पहाड़ी की, इसके बीच में मिट्टी डालो, रेत डालो, बजरी डालो और इस पूरे के पूरे को रोक दो। रोकने के बाद क्योंकि हमें इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो हमने उसके बीच में जो है वो अपने वियर्स बना दिए, कंट्रोल गेट्स लगा दिए। हमने कहा जनाब अब हमारी मर्जी से दरिया चलेगा। भाई हमारी मर्जी से कोई दरिया शरिया नहीं चलेगा, हम बहुत छोटे हैं दरिया के मुकाबले में, दरिया बड़ा है। इन्होंने जब डैम बनाए तो डैम के पीछे पानी के साथ मिट्टी भी रुकनी शुरू हो गई।
अब वो जो मट्टी थी वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था आपके लैंडस्केप में। वो मट्टी आके डेल्टा के ऊपर रुकती थी और डेल्टा के बीच में मैंग्रोव लगता था। डेल्टा समुद्र के बीच में हर साल के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता था, आपको नया लैंड मिलता था। और उस डेल्टा के बीच में एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोलॉजी थी, एस्चुरियन इकोलॉजी, जिसके बीच में आपकी मछली, परिंदे, दरख्त, मैंग्रोव, पता नहीं क्या क्या था, बहुत बड़ी वेल्थ थी। अब वो सारा आपके डेवलपमेंट मॉडल्स की वजह से तबाह हो गया, आपका डेल्टा इरोड हो गया। आपका डेल्टा कहते हैं कि तकरीबन आधे से भी कम रह गया, बल्कि कोई तो कह रहे थे कि 92% इरोड हो चुका है ये डेल्टा। ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट डेल्टा था। और इस डेल्टे का कनेक्शन सिर्फ डेल्टा में नहीं है, इस डेल्टे का कनेक्शन जो है ऑल द वे टू इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में डीप सी की फिश भी इस डेल्टे के ऊपर डिपेंड करती थी। आपने वो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम तोड़ दिया। पूरा अच्छा, फिर इकोसिस्टम जब मतलब जो आपने इंडियन ओशन का था वो भी डिस्टर्ब हो चुका है मेरे ख्याल में। जी डिस्टर्ब हो चुके हैं आपके डेल्टा की इरोजन की वजह से। और डेल्टा क्यों इरोड हो रहा है? क्योंकि आपने दरिया का पानी निकाल दिया, पानी के साथ मट्टी भी निकल गई, जो आप हर बैराज से निकालते हैं। तो सिर्फ पानी नहीं कम हुआ, साथ मट्टी भी कम हो गई। और डेल्टा के लिए पानी और मट्टी दोनों जरूरी हैं। और फिर सिर्फ पानी और मट्टी फेंक देने से गुजारा नहीं होगा। डेल्टा में जो मट्टी आती थी उसका एक रिजीम था। जब बरसात में पानी आता था तो उसके साथ मोटा पार्टिकल और रेत आती थी, और जब लो फ्लो में पानी आता था तो उसके साथ बिल्कुल चिकनी मिट्टी आती थी। चिकनी मिट्टी में आपका मैंग्रोव लगता है, चिकनी मिट्टी की लेयर में मैंग्रोव की अफजाइश होती है, और जो रेत होती है उसमें मैंग्रोव नहीं लगता। अगर आप सिर्फ यहां पे पानी फेंकना शुरू कर देंगे, जी मैंने डेल्टे को इतना पानी दे दिया, तो वो जो आपका ईयरली रजीम था जिसमें आपका 8 महीने लो फ्लो चलता है और 4 महीने हाई फ्लो चलता है, वो रजीम खत्म हो जाता है। और उस रजीम के हिसाब से यहाँ पे हर चीज डेल्टा की फिजिकल डेवलपमेंट से लेके उसके एनवायरमेंटल इकोलॉजी जो वो सारी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपने वो सारा खत्म कर दिया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके डेवलपमेंट मॉडल्स ने की है, आपका जो सिंध का एरिया है वो बहुत ही हमवार है। और उस हमवार एरिया के बीच में अगर बारिश का पानी भी आए तो वो बहुत तेजी से नहीं निकलता, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, क्योंकि स्लोप बहुत कम है। और वो जो कम स्लोप है वो या तो उसका रुख समुद्र की तरफ है या उसका रुख दरिया की तरफ है। अब आपके डेवलपमेंट मॉडल ने क्या किया, आपने बनाया बिराज, बिराज बना के आपने उसके साथ बनाए गाइड बैंक, ताकि दरिया का पानी जो है ग्राउंड से ऊंचा हो जाए। आपने ग्राउंड से ऊंचा कर दिया दरिया का पानी। अब ये देखें, ये कितनी बड़ी यूं कह लें कि एक हिमाकत है कि दरिया का पानी तो ग्राउंड से नीचे होना चाहिए, आपने उसको ऊपर कर दिया। ऊपर आपने क्यों किया? ताकि आपकी कैनाल ऊपर से निकले और फिर वो नीचे पानी देती जाए खेतों को। अब कैनाल को ऊपर चलाने के लिए ग्राउंड से आपने उधर बंद बना दिया। अब जब ऊपर से बारिश हुई है तो जो पानी ने अपना दरिया की स्लोप पे से चल के दरिया में जाना था उसके आगे बंद आ गया। दूसरा रास्ता था कि वो समुद्र की तरफ निकलता, उस तरफ निकलने लगे तो आगे कैनाल का बंद आ गया। अब वो पानी खड़ा है। फिर सिंध की जो जमीन है उसमें चिकनी मिट्टी बहुत ज्यादा है और इधर का वाटर टेबल हाई है। चिकनी मिट्टी में से पानी बहुत मुश्किल से जज़ब होता है जमीन के बीच में, और हाई वाटर टेबल में अगर पानी जज़ब होके वो वाटर टेबल जमीन के ऊपर आ गया तो आपकी मजीद पानी जमीन में जज़ब नहीं हो सकता। तो अब वो जो पानी वहां पे खड़ा हुआ है उसके निकलने के आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। वो जज़ब नहीं हो सकता अपनी सॉइल कंडीशंस की वजह से और वाटर टेबल की वजह से, और ना वो समुद्र की तरफ जा सकता है, आगे कैनाल के बंद आ गए, ना वो दरिया में जा सकते, आगे फिर दरिया का बंद आ गया। तो आपका ये जो डेवलपमेंट मॉडल है इसने लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब कहते हैं जनाब बंद को इधर से तोड़ दो, उधर से तोड़ दो। ये जो बंद तोड़ने की बात कर रहे हैं और बंद तोड़ने को अपनी वाटर मैनेजमेंट कह रहे हैं सो कॉल्ड, ये इस चीज की सबूत है कि ये बंद गलत बने हुए हैं। क्योंकि बंद तोड़ने से पानी निकलता है, बंद बनाने से पानी नहीं रुकता। ये चीज ये मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि बंद तोड़ने से पानी निकलता है, बंद बनाने से पानी नहीं रुकता। तो ये चीज इन लोगों ने अपने डेवलपमेंट मॉडल में डाल दी और उन्होंने कहा कि जी कोई नहीं, हमने तो दरिया को फतह कर लिया, हमने तो दरिया का पानी निकाल दिया, हमने तो रोक लिया, अब तो पानी नहीं आएगा। तो अब ये जो बारिशें आसमान से आ गई, इन्होंने तो बेड़ा गर्क करना था आपका। 2010 में भी यही हुआ था कि जो पानी आपका बंद के ऊपर से बाहर आ गया दरिया में, अब वो दरिया में वापस जाने के काबिल नहीं है। निकल तो आया, वापस नहीं जा सकता। कुदरत ने क्या बनाया था कि जब इस तरह की बारिशें, इस तरह के सैलाब आते थे तो दरिया फैलता था, और फैलने के बाद जब बारिश कम होती थी, दरिया में पानी कम होता था तो वापस दरिया में चला जाता था या डेल्टा की तरफ समुद्र में चला जाता था। अब ना डेल्टा में जाने का रास्ता है ना दरिया में जाने का रास्ता है। तो
वो पानी जिसने यहाँ पे 1-2 इंच से ज्यादा ऊपर नहीं आना था और 2-3 दिन से ज्यादा उसने खड़ा नहीं होना था, अब वो 3-3, 4-4 फुट ऊपर आ गया है और महीनों के हिसाब से खड़ा है यहाँ पे। ये आपके डेवलपमेंट मॉडल्स हैं जी। जी, मैं अभी जो है मरियम से जो है सवाल पूछूंगा। मरियम, यू हैव बीन वर्किंग एज अ वॉलंटियर इन द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। तो आप हमें ये बताएंगे कि इन रिसेंट जो 3-4 साल हैं, तो कितनी जो है वो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट्स हुई हैं और उनके जो वो हैं मिनट्स हैं, उसमें कितने एक नोटेबल पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान समेत बाकी ममालिक को भी एक वार्न किया गया था कि आप इन सारे जो है वो क्लाइमेट हिजर्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रख के अपना जो वाटर रिसोर्स से लेके या बाकी जो क्लाइमेट चेंज के थ्रेट्स हैं उनको जो है वो मिटिगेशन स्टेप्स लें, मतलब मिटिगेट करने के जो है आप कोई ना कोई इंतजाम बनाएं। तो आपके ख्याल में कितने समिट्स हुए हैं इतनी रिसेंटली और उनमें क्या क्या नोटेबल पॉइंट्स हैं, जिस वार्निंग पॉइंट्स हैं? Okay. Thank you so much. First of all, I will like to thank sir. आपने like बहुत अच्छी बात की when it comes to water management. काफी आपने explain किया कि water के issues अब है क्यों और ये climate से कितना link है और कितना नहीं है. And secondly, coming to the point, अगर हम ये बात करते कि कितने summits हुए हैं, I think so एक इसका एक rough एक number देना that would be quite difficult. बिकॉज समिट या कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं, अगर हम वर्कशॉप्स की बात करते हैं तो एज अवेयरनेस आजकल बहुत ज़्यादा, इवन अगर मैं पाकिस्तान में बात करती हूँ जहाँ बहुत लोगों को एसडीजीज के बारे में नहीं पता था, क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं पता था 2 साल पहले, अब हर कोई इस पे बहुत ज़्यादा समिट्स करा रहा है, इवन वर्कशॉप करा रहा है एट देयर नेशनल लेवल एज वेल, यूनिवर्सिटीज में या वैसे भी हो रहे हैं। एंड इवन विद द टाइम ऑफ कोविड आई विल से कि अब वर्चुअल समिट्स बहुत ज्यादा हो गया, राइट? तो एक इन पर्सन समिट्स तो है, वी कैन, अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम COP26 की बात करते हैं विच हेल्ड लास्ट ईयर, राइट? तो अगर हम COP26 की बात करते हैं और उसके फिर आउटकम्स की बात करते हैं कि वहाँ क्या डिस्कस हुआ था, तो हम अगर उसके बारे में बात करते हैं तो COP26 में हमने यही सारी नेशंस जब एक साथ आई, उन्होंने ज्यादा यही अब टारगेट बनाए थे कि टू गो टुवर्ड्स ग्लोबल नेट जीरो। तो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट ज्यादा दिया गया था, बिकॉज अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं इसमें ज्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेज ही है जो कंट्रीब्यूट करी होती है। एज मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, क्लाइमेट चेंज जो है ये हम मतलब समझते सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। हाउएवर क्लाइमेट चेंज तो है ये ग्रेजुअल होता रहा है हमेशा से, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना एज वेल। नेचर का भी इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, बट पॉइंट ये कि हमारी एक्टिविटीज ह्यूमंस, हमने ये अपनी एक्टिविटीज ग्रीन हाउस गैसेस की इतनी ज्यादा एमिशन कर दी है कि अब ये फिनोमेना मतलब इट्स वेरी स्पीड अप, अब बहुत ज्यादा हो गया है, और जिसकी वजह से इवन इट्स अ वेरी मेजर थ्रेट फॉर अस एज वेल। तो अगर हम इस ग्लोबल इसे नेट जीरो का बात ये है कि आपने जो ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिशन है, पर्टिकुलरली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई थी कि हम उसको अब हम रिड्यूस करेंगे। सारे जो कंट्रीज है, जैसे हम कोल की बात करते हैं, अगर हम चाइना की बात करते हैं ना कि सबसे ज्यादा अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की हम कंट्री वाइज लिस्ट देखते हैं तो उसमें चाइना इज एट द टॉप। और चाइना का अगर टॉप पे वो क्यों है, बिकॉज वो एनर्जी सेक्टर में वो इसका सबसे ज्यादा उसकी गैसेस की एमिशन होती है, और वो है बिकॉज ऑफ द कोल पावर प्लांट्स। और जो कोल, द यूज ऑफ कोल जो है एक्चुअली ये 40% कंट्रीब्यूट करता है कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो COP26 में भी उन्होंने यही सारी नेशंस जब आई, जो कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स यू कैन से वो यही थे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस को कम करेंगे, कोल का जो यूज है हम कम करेंगे। तो इसलिए कोल, अब ये भी एक आगे पॉइंट रखा गया था कि अब और जो है ना कोल पावर प्लांट्स या कोल बेस्ड जो सारे काम है, हम इनको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो अब आगे नहीं होने चाहिए, राइट? और इसके साथ उन्होंने ये भी एक बात हुई थी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस, राइट, दे विल गिव क्लाइमेट फाइनेंस फंड टू द डेवलपिंग नेशंस लाइक पाकिस्तान। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम ऐसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द इफेक्ट, हम अंडर 10 है मोस्ट डेंजर थ्रेटन्ड कंट्रीज। हम अप्रोक्सीमेट हम 8 पे लाई करते हैं जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट का जो इफेक्ट जो है ना उसको फेस कर रहा होता है। इवन अभी जब सेक्रेटरी जनरल भी यूएन के पाकिस्तान आए हुए थे, ही मेंशन्ड एज वेल कि
all the nations and the developed nations of the world, they should really contribute to the aid to Pakistan, because we are not actually contributing to the greenhouse gases emission. But हम इतना ज़्यादा वो मेजर इसका एक वो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिकॉज और ये प्रॉब्लम हमने खुद क्रिएट नहीं की, ये प्रॉब्लम मेजरली इट्स ग्लोबल प्रॉब्लम, राइट? हम सब बाकी सब नेशंस भी कंट्रीब्यूट करी होती है. तो यार अब अगर हम ये बात करते तो सच काफी सारा कॉन्फ्रेंसेस हो रही है. अब अगर हम देखते हैं COP27 होने जा रही है 6 नवंबर से 18 नवंबर को इन इजिप्ट, राइट? तो वहाँ अब जो मेजर उसका टारगेट अगर हम उसकी बात करते हैं उसमें यही है कि अडेप्टेशन के हम हाउ सारी नेशंस अडेप्टेशन को कैसे अपना सकती है. और फिर क्लाइमेट फाइनेंस की भी बात है, बिकॉज जैसे पाकिस्तान ने भी अब इतना हम देख डिजास्टर्स फ्लड आया है एंड वी डोंट हैव द फंड्स, या फिर हम वैसे भी इकोनॉमिकली थोड़ा सा अनस्टेबल हुए हुए हैं. तो वी रियली नीड ये क्लाइमेट फाइनेंस जो पेरिस एग्रीमेंट में भी एज सच ब्रिटेन था कि जो डेवलप्ड नेशंस है उनको देना चाहिए. सो दैट्स इट. जी नादरीन, हिते वक्त है करने ब्रेक जो इन्होंने बिलों था करने साई कपो. वेलकम बैक नाजरीन. हसन अब्बास साहब, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि देखें पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है इन टर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज है. आपको पता है पाकिस्तान थर्ड पोल जो हिमालय और कराक्रम ग्लेशियर्स के जो है वो डाउन जो है वह एक जियोपॉलिटिकली वो वाक़ है. देखें पाकिस्तान में सबसे बड़ा अभी चैलेंज यही है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और उन ग्लेशियर्स मेल्टिंग को रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि इट्स अ क्लाइमेट इफेक्ट, लेकिन वो वाटर मैनेजमेंट हमारे लिए जो है वो बहुत अहम है. आपके ख्याल में क्या है कि हम इस वाटर रिसोर्सेज को किस तरह से जो है वो सेव कर सकते हैं, कीपिंग इन लाइक माइंड द इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम और हमारे जो कम होते हुए वाटर रिसोर्सेज, इस चैलेंज को हम किस तरह से फेस करेंगे और किस तरह से जो है वो डैम कंस्ट्रक्शन हो या कोई और अल्टरनेटिव वाटर स्टोरेज सिस्टम्स हमें बनाने चाहिए. जी, ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया और बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि ये सारे थ्रेट्स तो हमें पता हैं. ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं और बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं और बड़े सैलाब भी आ रहे हैं, पहाड़ों में से भी आ रहे हैं और डायरेक्ट बारिशों से भी आ रहे हैं. फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बीच में जो है वो पीरियड्स जो हैं ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें शदीद गर्मी पड़ रही है, हीट वेव बढ़ रही है. यहाँ पे ड्राई मंथ्स जो हैं वो ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, वेट मंथ्स ज़्यादा वेट हो रहे हैं. अब ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं. अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है वो क्या होना चाहिए. 4 वर्ड्स, 4 लफ्ज हैं जो आपको एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट देते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए. और वो 4 वर्ड्स हैं अंग्रेजी के, लेट द रिवर फ्लो, दरिया को बहने दो. अब ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों दे रहा हूं. अगर आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो आपको पता है कि जो ग्लेशियर है दैट इज ए वेरी वेरी हाई एनर्जी एनवायरनमेंट और इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस एज फार एज इरोजन इज कंसर्न्ड. यानी जब ग्लेशियर मूव करता है ना तो वो पूरे पूरे पहाड़ को साथ काट के ले चलता है. अगर आपके ग्लेशियर पिघल के खत्म होने जा रहे हैं तो आपके पूरे पूरे पहाड़ उसके साथ जो है वो मूव करेंगे और उसके बाद में जो डेब्रिस बनेगी माउंटेन्स के बीच में, वो अभी जितनी डेब्री आती है उससे हो सकता है 10-20 गुना ज्यादा आनी शुरू हो जाए. अब 2 चीजें, अगर आप उसके रास्ते में पहाड़ों में डैम बनाते हैं, पहली बात तो ये कि मैंने जिस तरह से पहले भी कहा था कि आपको यही नहीं पता कि आपका डैम में पानी आना कितना है और आपका स्पिलवे का क्या साइज होगा. तो अगर वो पीछे से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के फ्लड्स आते हैं तो क्या आपके डैम उसको हैंडल कर लेंगे.
बहुत मुश्किल है कि आप कोई ऐसा डैम बना दें, और अगर कोई बनाते हैं तो बहुत ही बड़ा बनाएंगे, और जितना बड़ा बनाएंगे उतना वो ज़्यादा खतरनाक होगा। छोटा तो वैसे ही उसके आगे नहीं खड़ा होगा, तो ना आप बड़ा बना सकते हैं ना छोटा बना सकते हैं। इसलिए आप दरिया का रास्ता छोड़ दें, क्योंकि अगर आप डैम बनाएंगे भी तो इस जो आपका अपकमिंग इरोजनल रिजीम है, जिसमें आपके दरिया में मिट्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पत्थर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपका डैम बहुत जल्दी सेटअप हो जाएगा। तो इसलिए डैम बनाना आप 10-15 साल तक बनाते रहते हैं, और फिर आप वो बनाते हैं और वो अगले 10 साल में ख़त्म हो जाता है, तो ये कोई बहुत फेवरेबल वे नहीं है इन्वेस्ट करने का। बहुत मतलब है कि फेवरेबल कह रहा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट वे नहीं है इन्वेस्ट करने का। इवन जो नॉर्मल रिजीम है जिसके बीच में अभी ये चीज़ शुरू नहीं हुई, उसमें आपका तरबेला जो है वो 40% सिल्टअप हो चुका है। आपका मंगला डैम एक दफ़ा सिल्टअप होने के बाद दोबारा आपने दीवारें उसकी ऊंची की हैं कर्जा लेके, तो अब आप मतलब है कि भाई आप जब दोबारा भर जाएगा तो फिर आप क्या मजीद कर्जा लेंगे, मजीद दीवारें आप आसमान तक तो नहीं लेके जा सकते। तो जब आपको पता है कि आपका ये डैम सिल्टअप होके भर जाता है, तो उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप एक और डैम बना दें क्योंकि पहले वाला सिल्ट से भर गया। दूसरा आपकी ऑप्शन ये है कि क्योंकि आपने पहले एक स्मार्ट काम नहीं किया था, तो अब आप कोई स्मार्ट चीज सोचें, आप डैम नहीं बनाना क्योंकि ये तो सिल्ट से भर जाता है। तो इस तरह हमने सोच समझ के चलना है। आपका दरिया अगर चल रहा है ना, तो चलते हुए दरिया के बीच में पानी को मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें आपने पानी को मैनेज नहीं करना, आपने अपने आप को मैनेज करना है। दरिया को रोकने में बहुत खर्चा आता है। एक बंदे को कहना है कि भाईजान सैलाब का सीजन आ गया, अपना ये घर यहाँ से छोड़ो, अपने जानवर शानवर लो और निकल के अगले 2 महीने के लिए फलां जगह पे जाके बैठ जाओ, उधर तुम्हें खाना भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, खैमा भी मिलेगा, उधर जाके बैठ जाओ, उधर सैलाब नहीं आएगा। जब सैलाब का सीजन खत्म हो गया तो अपने घर वापस आ जाना। इस किस्म के आपको सॉफ्ट मैनेजमेंट एक्शंस जो हैं वो प्लान करने होंगे। फिर ये कि आपकी जो आपका दरिया का फैलना है ना, जब दरिया फैलता है तो वो ज़ेरे ज़मीन पानी को रिचार्ज करता है, आपके एक्विफर को भर देता है। और वही पानी जो आपके एक्विफर को भर रहा है वो कोई थोड़ा सा नहीं भरता। आपका डैम जो है 5-6 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करता है। अगर दरिया फैल के एक्विफर को स्टोर करेगा तो वो 30-40 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करेगा, और एक्विफर का साइज 500-600 मिलियन एकड़ फुट है। तो ये हर साल आपके दरिया में 40-50 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो स्टोर कर सकता है अगर दरिया फैल रहा है। तो अगर 40-50 मिलियन एकड़ फुट दरिया खुद आपके लैंडस्केप में स्टोर कर देता है पानी को, तो आपको तो किसी किस्म की आर्टिफिशियल स्टोरेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये कि जब वो पानी को स्टोर कर गया तो फिर अगर खुशसाली आई है तो खुशसाली में आपके पास पानी है, क्योंकि दरिया आप उसमें से जितना मर्जी पानी निकाल लें, आप 500 मिलियन एकड़ फुट पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपकी टोटल पूरे पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है इरिगेशन की, जिसमें आपका सबसे ज्यादा पानी जाता है, वो 100 मिलियन एकड़ फुट है। और वो भी इस तरह से 100 मिलियन एकड़ फुट है कि आप बेदरेज पानी लगाते हैं, इतना पानी लगाते हैं कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से भी पानी लगाएं तो भी आपका एक्विफर को तो उस पर तो जूं भी नहीं रिंगेगी, वो तो बिल्कुल 500 में से आपने 100 निकाल लिया तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, और फिर दरिया रिचार्ज भी कर रहे हैं। इसी तरह से जो आपके नहरों के बंद हैं, जिन्होंने इस वक्त सिंध में मुसीबत खड़ी की हुई है, और ये पंजाब में मुसीबत खड़ी करते हैं, दरियाओं के साथ जो आपने बंद और बैराज बनाए हुए हैं, इन सबको आप लेवल ऑफ कर दें, इनको खत्म कर दें। अब आपका दरिया चल रहा है और दरिया के बीच में, दरिया के जेरे जमीन पानी है। आप वो पानी पाइप्स के जरिए, पंप्स के जरिए फार्मर्स को भी सप्लाई करें। एक तो ये कि वो पानी साफ होगा, उसके बीच में रेत और मिट्टी नहीं होगी, ठीक है। फिर जब आप पाइप में पानी सप्लाई करेंगे तो आप पानी को मैयर कर सकते हैं। और आप जो लोग कहते हैं ना कि जी फार्मर पानी का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल करता है, फार्मर क्यों बेदरेग इस्तेमाल करता है? फार्मर को इसलिए बेदरेग इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि उसको बारी पे पानी मिलता है। अगर वो अपनी बारी छोड़ दे तो उसका पानी जाया हो गया, उसको पानी नहीं मिला। इसलिए जितना पानी उसको मिलता है वो अपने सारे के सारा खेत में डाल देते हैं, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। अब जब उसके पास पाइप में पानी आएगा तो उतना ही पानी खेत को लगाएगा जितनी उसकी जरूरत है। दूसरा, एक और फार्मर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो आपका डेवलपमेंट मॉडल बना है, इसने ये इंजीनियर्स ने बनाया है, और इंजीनियर ने ये मॉडल बनाते हुए एग्रोनॉमिस्ट से मशवरा नहीं किया। एग्रोनॉमिस्ट बता सकता है कि किस फसल को कितने टाइम पे कितना पानी जरूरत है। उसी फसल को जब पौधे छोटे हैं कम पानी चाहिए, जब पौधे बड़े हैं ज्यादा पानी चाहिए, जब फल
फूल आना है उस वक्त उसके पानी की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। सर आपके लेकिन मैं इस आपका एक आइडिया में मैं एक्सटेंशन करते चलूं, जिस तरह से आपने कहा ना कि हमें जो अपने कंस्ट्रक्शन हाउस कंस्ट्रक्शन को लेके जो मतलब ये इस तरह का मॉडल जो है मुतारिफ करना चाहिए कि जो शहर जो है वो दरिया के रास्ते पर है, वहाँ पे लोगों को फॉर टेम्पररी पीरियड जो है वो हमें किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहिए। इस तरह से मतलब आपको क्या लगता है हम टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट जो हमारा पूरा डिपार्टमेंट है जिसका हमने कभी जिक्र भी आपने कभी जो है वो नहीं सुना होगा, उसको भी हमें रिवाइव करना होगा और उस तरह से हमें इसको एक्टिव करना होगा कि हम जितने भी रिवर साइड या जितने भी रिवर बैंक्स में बड़े शहर हैं हमारे, उनको हमारे माहौलियाती तब्दीली के मुताबिक से जो है उनको प्लान कराना होगा। ड्रेन आउट सिस्टम हो उनका, कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म हो उनका, पूरा का पूरा जो है उनका उन तरह से जो है हमें दोबारा जो है वो प्लान करना होगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी देखिए, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। इस चीज़ को जो आप बात कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ये फ्लड जोन मैनेजमेंट। आप करते क्या हैं, आपके पास अभी दुनिया जहान के टूल्स अवेलेबल हैं, आप अपने दरिया को एनालाइज करें, सर्वे करें और उसके जो एक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं आप सबसे पहले उनको डिमार्केट कर दें। एक्टिव फ्लड प्लेन के बीच में किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होनी चाहिए। जो बन चुकी है वो अगर आपके एक्टिव फ्लड प्लेन में आती है तो उसको आप बतदरीज वहां से रिमूव करें। उसके बाद में आपके नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जोन आ जाता है जिसमें हर 4-5 साल में एक दफा फ्लड आना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जोन आ जाता है जिसमें हर 20 साल में एक दफा फ्लड आना है। फिर ऐसा जोन आ जाता है जिसमें हर 100 साल में एक दफा फ्लड आना है। तो ये आपके कैटेगरीज होती हैं फ्लड जोन्स की। हर जोन के बाई लॉज होते हैं कि किस जोन में आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। भले आपकी वहां पे अपनी जमीन है, आपकी आपकी मल्कियत है, लेकिन वो एक्टिव फ्लड प्लेन के बीच में आ गई है तो एक्टिव फ्लड प्लेन में आप वहां पे मकान नहीं तामीर कर सकते। वहां पे आप कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते जिससे वो उस फ्लड, हाँ आप वहां पे फसल लगा सकते हैं, आप वहां पे बाग लगा सकते हैं, आप वहां पे मछली का तालाब बना सकते हैं, आप वहां पे परिंदे पाल सकते हैं, आप वहां पे चरागाह बना सकते हैं, आप वहां पे इको टूरिज्म के लिए लोगों को बुला सकते हैं। तो देखें, हमारा तो बहुत ही जबरदस्त रिवर सिस्टम है और हमारा रिवर सिस्टम तो जो है वो एक बहुत बड़ी टूरिस्ट की अट्रैक्शन बन सकता है अगर आप फ्लड मैनेजमेंट ठीक कर रहे हो कि भाई जैसे ही फ्लड का सीजन आया है पूरी दुनिया से टूरिस्ट आए देखने के लिए कि यार फ्लड कैसा होता है। जिस तरह मरी में बर्फ पड़ती है तो लोग देखने के लिए जाते हैं, एक इकोलॉजिकल इवेंट है, एनवायरमेंटल इवेंट है, आप उसको जाके सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे भी फ्लड्स को सेलिब्रेट करना चाहिए और यहाँ पे फ्लड्स को सेलिब्रेट किया जाता था। हमारे तो कल्चर की बेख निकाल दी इस कॉलोनियल मॉडल ने। हम तो वो लोग थे जो गाना गाते होते थे कि तेरी 2 टकिया की नौकरी तो मेरा लाखों का सावन जाए। हम तो सावन को सेलिब्रेट करने वाली कौम है। हमें बताया गया कि नहीं 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 नहीं, सावन तो जो है ना ये दरिया को तो रोक दो, बंद बना दो, दरिया में से पानी निकाल दो। और ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे थे? हम कॉलोनियल मास्टर की खिदमत के लिए कर रहे थे। हम अनाज उगाते थे, उसने शहरों में मंडियां बनाई थी, मंडियों में से अनाज जो है रेलवे में लोड होता था, पोर्ट से निकल के पूरी दुनिया में जो ब्रिटिश क्राउन के लिए बेचा जाता था। आप तो कॉलोनी थे भाई, अब आप आजाद हो गए हैं। अब सिर्फ ये नहीं कि आप आजाद हो गए हैं, अब आप अपने ज़हनों को भी आजाद करें, आप अपने दिमाग से सोचना शुरू करें। आप देखें कि आपका लैंडस्केप क्या है और उसमें क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। इंडस जैसा दरिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इंडस के फ्लड प्लेन्स जो हैं उनको बड़े बड़े रिसर्चर्स ने मिरेकल ऑफ नेचर कहा है। ये वाइड दरिया है जिसके फ्लड प्लेन्स जो हैं वो उसने समुंदर भर दिया। ये जो आपके लाहौर से लेके तो ठट्टा तक जो आपके फ्लड प्लेन्स हैं ये समुंदर होता था। ये टिथायस सी था और दरिया की मिट्टी ने पहले उस समुंदर को भरा, फिर उसके ऊपर उसने मजीद मिट्टी भरी और उसके ऊपर दरिया अभी तक चल रहा है और मिट्टी लेके आ रहा है। हमें तो अपने सिस्टम को समझे तो इतनी सर मैं बड़ी आपके पास दौलत आता है हूँ, हमारे आखिरी पास। क्वेश्चन है मेरा मरियम से कि मरियम देखें आइंदा जो अक्टूबर में रीट्रेट समिट होने जा रहे हैं लंदन में और बड़ा क्लाइमेट समिट है ये, तो मतलब मेरा आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को अपना केस इस समिट में किस तरह से पेश करना चाहिए। और आपको पता है पाकिस्तान अभी इस साल का बड़ा जो है इफेक्ट ही है क्लाइमेट चेंज का, तो क्या पॉइंट्स आने चाहिए मेजर जो पाकिस्तान को वहाँ पे पेश करनी चाहिए, और जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं ग्रीन हाउस एमिशंस में चाइना, पाक, यूएसए और बाकी, तो उनके सामने किस तरह का पाकिस्तान का केस होना चाहिए? ओके, सो अबाउट दिस आई थिंक तो सबसे पहले पाकिस्तान को यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए।
by giving even the facts and figures of this flood as well कि जितना 2/3 हमारा बेशक कंट्री जो है वो ड्राउन हुआ हुआ है और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने चाहिए कि हाउ द पीपल अबव 1200 जो है लाइव्स लॉस्ट हुई है और कितनी जो है लोग अफेक्ट हुए, डिस्प्लेस हुए हैं, हमारी इवन इकोनॉमी को कैसे फर्क पड़ा है, राइट? तो इस यहाँ से अपने फिगर्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर स्टैट्स में लेकर आकर वहाँ ये पॉइंट इवन पेश करना चाहिए कि हम अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करते हैं तो हमारा तो कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। हमारे जो दो नेबर्स है, हम चाइना की बात करते हैं और इवन इंडिया, ये टॉप 5 में आते हैं जो ग्रीन हाउस गैस की एमिशन सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं। और अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस तो सेकंड पे है। तो इसमें हम यही COP26 वाले एजेंडास को भी अगर हम बात करते हैं, हम इवन बेसारी हम पेरिस एग्रीमेंट को बात करते हैं कि जहाँ ये क्लाइमेट फाइनेंस का टर्म भी यूज हुआ था कि डेवलप्ड जो नेशंस है वो इस डेवलपिंग नेशंस को इवन क्लाइमेट फाइनेंस देगी जिससे वो अपने जो भी हमें चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उससे हम इसको डील कर सकते हैं, हम अडेप्ट कर सकते हैं इन अ बेटर वे। तो आई थिंक अच्छा, ये वाले थैंक यू पॉइंट्स हमें हसनाबाद साहब पाकिस्तान एंड मरियम अख्तर फॉर जॉइनिंग अस। जी नाज़रीन, इन सां गॾु हिन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो ऐं नेक्स्ट प्रोग्राम में असां इन शइ ते खुली तरह बहस कंदासीं त जेका हिकिड़ी कंस्पायरेसी थ्योरीज़ डेवलप थियूं आहिनि त छा ही क्लाइमेट चेंज जेका आई आहे हिन पाकिस्तान में, क्लाइमेट चेंज जे करे जेका तबाही आई आहे इहा छा कंट्रोल्ड आहे या वाकई में हिन क्लाइमेट खे कंहिं ख़ासि तरीक़े सां कंट्रोल कयो थो वञे ऐं उन खां पोइ कंहिं ख़ासि रीजन ते के बारिशूं या को ॿियूं क्लाइमेट जेके आहिनि उहे जेके तब्दीलियूं आहिनि उहे आंदियूं थियूं वञनि। सो इन इंशाल्लाह इन टॉपिक खे नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस कबो ऐं तेसिताईं ॾियो इजाज़त। अल्लाह भाई।